जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 2 एपिसोड 1 के बारे में, जिसका नाम है बर्क एंड हेयर इन द नेम ऑफ साइंस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सन 1827 स्कॉटलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ग्रेवयार्ड के ऊपर बेल लगाई हुई थी और अचानक वो बेल रिंग होने लगती है। ये सुन के सिमेंट्री के केयर टेकर को लगता है कि शायद कोई वहाँ पे जिंदा है। वो उस ग्रेव को खोदने लगता है ताकि वो उस आदमी की जान बचा सके, लेकिन तभी वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है जो कि एक टनल की तरफ जा रहा था। वहीं पे एक आदमी था जो कि वो बेल बजा रहा था, जो कि सही सलामत था और पूरी तरह जिंदा था। और तभी एक आदमी उसके पास आता है जो कि उसे घसीट के वहाँ से ले जाने लगता है। फिर हमें बर्क और हेयर नाम के दो दोस्त दिखाए जाते हैं, जो कि अपने दोस्त डोनाल्ड के साथ रहते थे और वो सारा दिन दारू पीते रहते थे। डोनाल्ड जब सो रहा होता है तो वो लोग उससे कहते हैं कि वो पब में जा रहे हैं। वो दोनों आयरलैंड से आए थे और वो लोग वहाँ पे रह रहे थे। जब वो पब में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि उस दिन पब्लिक हॉलीडे थी और सभी लोग वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। एक जेमी नाम का लड़का था जो कि डिसेबल्ड था और वो वहाँ पे सबके सामने नाच रहा था। तभी वहाँ पे शोल्टो नाम का एक आदमी आता है जो कि सबसे कहता है कि आज की दारू उसकी तरफ से है, तो वो लोग अनलिमिटेड दारू पी सकते हैं और उनके पैसे वो देगा। ये सुन के बर्क और हेयर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शोल्टो ने उनसे कर्जा लिया था और उसने अभी तक वो कर्जा चुकाया नहीं था। वो लोग शोल्टो को खोपचे में ले जाते हैं और उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो यहाँ पार्टी दे रहा है और उनका कर्जा वो कब चुकाएगा। शोल्टो उनसे कहता है कि अगर वो नहीं देगा तो वो लोग क्या करेंगे। तो हेयर एक चाकू निकालता है और उससे कहता है कि वो इस चाकू से उसकी आंखें बाहर निकाल देगा। ये सुन के शोल्टो उनसे कहता है कि वो जहाँ से पैसा कमा रहा है वो तरीका उन्हें बता सकता है और वो लोग भी उसकी तरह ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। ये सुन के वो लोग उसे छोड़ देते हैं और उससे कहते हैं कि वो उन्हें वो तरीका बताए। तो शोल्टो उनसे कहता है कि इन द नेम ऑफ साइंस वो हमेशा डेड बॉडीज की तलाश में रहता है और जो भी डेड बॉडी उसे मिलती है वो डॉक्टर नॉक्स को जाके दे देता है और डॉक्टर नॉक्स उस डेड बॉडी के उसे ढेर सारे पैसे देते हैं, क्योंकि वो उन बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्हें वो बॉडीज चाहिए होती हैं। वो उन्हें डॉक्टर नॉक्स का एड्रेस देता है और उनसे कहता है कि अगर उन्हें भी डेड बॉडी मिले तो वो उन्हें जाके दे दें। तभी वो उनका कर्जा भी चुका देता है और उनसे कहता है कि बियर उसकी तरफ से है। जब वो दोनों अपने रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका दोस्त डोनाल्ड मर चुका है, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा दारू पी रखी थी। ये देख के वो दोनों फैसला करते हैं कि वो उसकी बॉडी को वहाँ पे ले जाके देंगे। वो उसकी बॉडी को एक ट्रॉली में रखते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ डॉक्टर नॉक्स जब उसकी बॉडी को देखता है तो वो उनसे कहता है कि ये काफी अच्छी बॉडी है। वो उनको बताता है कि वो इन डेड बॉडीज का इस्तेमाल करता है ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स को ढेर सारी टेक्निक सिखाता है। वो उस बॉडी की कंडीशन देखता है और उनसे कहता है कि इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है और वो उन्हें उस बॉडी के 7 पाउंड और 14 शिलिंग्स देता है। वो अमाउंट सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इतने ज्यादा पैसे नहीं कमाए थे। वो डॉक्टर उनसे कहता है कि आगे जब भी वो बॉडी लाएंगे उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और जितनी अच्छी कंडीशन होगी वो उतने ज्यादा पैसे उन्हें देगा। उसके बाद वो लोग पब में जाते हैं जहाँ शेल्टन उन्हें मिलता है और वो उसे बताते हैं कि उनका दोस्त मर गया है जिसकी डेड बॉडी के उसे पैसे मिले हैं। हेयर पपेट शो का बहुत ज्यादा दीवाना था, इसीलिए वो पपेट शो देखने के लिए एक जगह पे जाता है। तभी वहाँ पे बर्क आता है जो कि उसे अपने साथ पब में ले जाता है। वो उससे कहता है कि अगर उन्हें पैसे कमाने हैं तो उन्हें और भी ज्यादा बॉडीज लानी पड़ेंगी। तभी उन्हें वहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट नजर आती है जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक थी। वो बहुत ज्यादा उल्टी करती है, जिससे पब का मालिक उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। तभी बर्क उस लेडी के पास आता है तो वो लेडी उसके ऊपर ही उल्टी कर देती है। बर्क उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो इसे साफ कर लेगा और उसे वो ढेर सारी ड्रिंक ऑफर करता है, जिससे वो खुश हो जाती है। पीने के बाद वो लेडी और ज्यादा उल्टी करती है तो वो पब का ओनर उसे वहाँ से भगा देता है। ये देख के बर्क उसके पीछे जाता है और हेयर उससे कहता है कि आखिर वो चाहता क्या है। वो उससे कहता है कि ये लेडी बहुत बूढ़ी हो गई है और ये हाल ही में मरने ही वाली है, तो क्यों ना वही इसका काम खत्म कर दें और इसकी बॉडी लेके वहाँ पर जाएं, जिसके उन्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। हेयर उससे कहता है कि वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता, तो बर्क उससे कहता है कि उन्हें पैसे कमाने के लिए ये करना ही होगा। तभी वो दोनों उस लेडी के पीछे जाते हैं और उस पे हमला कर देते हैं। वो उसके मुंह और नाक बंद कर देते हैं, जिससे वो सांस नहीं ले पाती और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें डांटता है क्योंकि उस प्रोस्टिट्यूट के मुंह से खून निकल रहा था। वो उनसे कहता है कि अगर बॉडी पे कहीं खून निकल रहा हो तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका फेस पूरा क्लियर होना चाहिए। इस बॉडी की क्वालिटी बहुत ही खराब है, इसीलिए वो उन्हें कम पैसे देगा। आगे उससे क्लाइंट्स इस बॉडी को नहीं खरीदना चाहेंगे और वो इसे अपने स्टूडेंट के सामने भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो उन्हें समझाता है कि वो मेडिकल कम्युनिटी से हैं जो कि ढेर सारी डिस्कवरीज करने वाले हैं, इसीलिए वो जो भी बॉडी लाए उसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसके स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ में आ पाए कि वो उन्हें क्या पढ़ाना चाहता है।
वो उन दोनों को कुछ पैसे देता है और उनसे कहता है कि अगली बार वो अच्छी क्वालिटी लेकर आए। उसके बाद वो लोग पब में जाते हैं जहाँ उन्हें एक प्रोस्टिट्यूट नजर आती है जो कि मर्द की तलाश में थी। वो गलती से जेमी से जाके टकरा जाती है तो वो उसे बहुत ज्यादा डांटती है और ये देख के पब का ओनर उसे वहाँ से भगा देता है, पर ये देख के उसके पीछे जाता है और उसे पैसे देता है। ये देख के वो लेडी खुश हो जाती है और उसके साथ उसके रूम पे चलने के लिए राजी हो जाती है। बर्ग उसे अपने रूम में लेकर आता है जहाँ पे हेयर भी आता है और वो दोनों मिलके उस लेडी का मुंह और नाक दबाने लगते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हैं क्योंकि उस लाश की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो लड़की काफी सुंदर भी थी। डॉक्टर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है कि प्रोस्टिट्यूशन से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद वो एक एक करके बहुत सारे लोगों को मारने लगते हैं जिसमें ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स थी और वो उनकी बॉडीज को डॉक्टर को बेच देते हैं जिसके बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हैं। वो दोनों धीरे धीरे अब बहुत ज्यादा अमीर बनने लगे थे और उनकी लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा चेंज आ गया था। वो दोनों रोज क्लब में खुद की पार्टी देते थे जहाँ सभी लोग आते थे उनकी फ्री में दारू पीने के लिए। एक दिन स्ट्रीट पे उन्हें एक बच्चा अपनी माँ के साथ जाते हुए नजर आता है तो उनके मन में आता है कि अगर वो बच्चे को मारेंगे तो उनके कितने पैसे मिलेंगे। हेयर बर्ग से कहता है कि उन्हें बच्चों पे हाथ नहीं उठाना है तो उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। एक दिन हेयर जब पपेट शो देखने जाता है तो वो इमेजिन करता है कि वहाँ पे उनके पपेट दिखाए जा रहे हैं जो कि डॉक्टर को लाश देने आए हैं और उसके लिए वो ढेर सारे मर्डर्स करते हैं। उसे एहसास होता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन अब वो इतनी आगे आ चुका था कि वो पीछे नहीं जा सकता था। वो दोनों तो उस पब में जाता है जहाँ वो बर्ग से कहता है कि उन्हें ये सब करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो और भी मासूम लोगों की जान नहीं ले सकते। बर्ग उससे कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो पैसे नहीं कमा पाएंगे और वो लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को मारते हैं जो कि सोसाइटी में काफी यूजलेस हैं। बर्ग उससे डांटता है और उससे कहता है कि वो बहुत ही कायर है और ये कह के वो प्रोस्टिट्यूट के साथ नाचने के लिए चला जाता है। हेयर को सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जेब से चाकू निकाल के खुद का खून निकालता है क्योंकि गुस्से में वो अक्सर ऐसा ही किया करता था। वो दोनों एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं और वो लोग ये देखने लगते हैं कि उनकी बॉडी कितने की बिकेगी। जब वो दोनों क्लब से बाहर निकलते हैं तो बर्ग उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो उसके भाई की तरह है तो वो उससे नाराज ना हो। वो कभी उसका बुरा नहीं चाहेगा लेकिन उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक लाश नजर आती है। वो जब उसे पलटते हैं तो वो देखते हैं कि वो जेमी है जो कि उन पे हमला कर देता है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन जेमी उन्हें पीटने लगता है। तभी वो दोनों उस पे हावी हो जाते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। उसके बाद वो लोग उसकी बॉडी को सेल करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जहाँ डॉक्टर देखता है कि वो लड़का डिसेबल्ड था जिसकी वजह से वो उनसे कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि बॉडी की क्वालिटी एकदम A1 होनी चाहिए और वो इस लड़के की बॉडी ले आए हैं तो ये बॉडी उसके किसी काम की नहीं है। डॉक्टर जेमी का सर और पैर काट देता है और उनसे कहता है कि वो इन दोनों पार्ट्स को डिस्पोज कर दें और बाकी की बॉडी से वो काम चला लेगा। वो उन्हें ये भी बताता है कि वो लोग अब सतर्क रहें क्योंकि यहाँ पे खबर फैल चुकी है कि कुछ मर्डरर्स है जो कि स्ट्रीट पे घूम रहे हैं और वो लोग बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स को मारते हैं। वो दोनों वहाँ से जाते हैं और एक नदी किनारे बैठ के जेमी के बारे में सोचने लगते हैं क्योंकि वो लोग जेमी को काफी पसंद किया करते थे और उस लड़के को उन्होंने मार डाला था। वो उसके कटे हुए सर को नदी में फेंक देते हैं ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए और उसके बाद हेयर पपेट शो देखने के लिए जाता है। वो इमेजिन करता है कि वहाँ पे उनके और उस डॉक्टर के पपेट्स हैं और वहाँ पे वो जेमी की कुर्सी खाली देखता है जो कि हमेशा वहाँ पे बैठ के वो पपेट शो देखा करता था। वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है और कुछ अजीब चीजें इमेजिन करने लगता है। वो फैसला करता है कि अब से वो ये काम नहीं करेगा। जब वो स्ट्रीट पे जा रहा होता है तो बर्ग उससे मिलने आता है जो कि उससे कहता है कि अब उसने ही फैसला किया है ये काम ना करने का। उसकी एक कजन टाउन में आई है उससे मिलने के लिए और वो चाहता है कि आज वो तीनों मिल के सेलिब्रेट करें। हेयर सुन के खुश हो जाता है और उसके साथ घर जाने के लिए निकल जाता है। वो उसकी कजन से मिलता है जो कि उनका इंतजार कर रही थी। तभी बर्ग को बहुत तेज प्रेशर आता है तो वॉशरूम में चला जाता है और हेयर उसकी कजन से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आई है। वो उसे बताती है कि वो यहाँ पे अपने कजन से मिलने आई थी और उसका कजन उसे स्टेशन पे मिला जो कि उसे यहाँ पर लेकर आ गया। हेयर उससे पूछता है कि उसने अपने कजन को पिछली बार कब देखा था तो वो बताती है कि उसने बचपन में उसे देखा था। ये सुन के वो समझ जाता है कि ये लड़की उसकी कजन नहीं है बल्कि वो उसे जान से मारने के लिए यहाँ पर लाया है। वो तुरंत वॉशरूम में जाता है और उससे कहता है कि आखिर वो चाहता क्या है तो बर्ग उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे मार के उसकी बॉडी सेल कर देंगे। हेयर उससे कहता है कि वो पैसों के लिए इतना कैसे गिर सकता है तो बर्ग उससे कहता है कि अब वो मर्डर किए बिना रह ही नहीं सकता। वो उसे कन्विंस कर लेता है उस लड़की को मारने के लिए और वो दोनों वहाँ पे जाके उस लड़की की सांसें रोक के उसे जान से मार डालते हैं। उसे मारने के बाद वो लोग सो जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। अगली सुबह एक लड़की उनके घर में आती है जहाँ वो लाश देख के वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और पुलिस भाग के उनके पास आती है और उन्हें पकड़ लेती है। हेयर पुलिस को सरेंडर कर देता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि बर्ग कैसे मार्गरेट को फंसा के यहाँ पे लाया था। इसकी वजह से उसे इम्यूनिटी मिल जाती है और उसको सजा कम होती है। वहीं बर्ग को ढेर सारे मर्डर्स के चार्जेस लगते हैं और उसे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है। उसकी बॉडी वो लोग
लोग डॉक्टर को देते हैं और डॉक्टर उसकी बॉडी पे सारे बॉडी पार्ट्स निकाल लेता है और उसकी बॉडी एज अ मॉडल एडनबर्ग की यूनिवर्सिटी में रख दी जाती है, जो कि अब तक की सबसे महंगी बॉडी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 2 एपिसोड 2 के बारे में, जिसका नाम है एलिजाबेथ बैथरी। दोस्तों एपिसोड सच्ची घटना पे आधारित है, जो कि आपको बेहद पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक यंग लड़की को देखते हैं जिसके शरीर पे कट लगे हुए थे और उसके कट्स को एक औरत सिल रही थी। उन लोगों ने उसका मुंह भी सिल रखा था ताकि वो चिल्ला ना पाए। अब इस लड़की को ये कट्स क्यों लगे थे ये आपको आगे पता चलेगा। फिर हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम मार्गरेट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि उस महल में काम के सिलसिले में आई थी। उसे एलिजाबेथ की नौकर ने वहाँ पे बुलाया था ताकि वो उससे काम ले सके। मार्गरेट काफी जवान थी और वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। एलिजाबेथ की नौकर एवा उसे रिसीव करती है और उसे महल के अंदर लेकर जाती है। और जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक लड़की काम कर रही होती है जिससे सामान नीचे गिर जाता है। ये देख के एवा उसे डांटती है और उससे कहती है कि वो ढंग से काम करे। और एवा जब उसका सामान उठाने लगती है तो उसका हाथ कट जाता है, जिससे उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पे एलिजाबेथ आती है तो वो सभी उसका स्वागत करते हैं। एलिजाबेथ एवा से कहती है कि वो उस लड़की को जाने दे और मार्गरेट को उसके महल में लेकर आए ताकि वो उसे अपना महल दिखा सके। दोस्तों उस जमाने में एवा हंगरी की सबसे खूबसूरत वुमेन मानी जाती थी और ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा जवान दिखती थी। वो मार्गरेट के पास आके उसे ग्रीट करती है और उसका हाथ पकड़ती है। वो उससे कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा स्वीट लड़की है। उसके बाद वो उसे अंदर ले जाती है अपना महल दिखाने के लिए, जहाँ मार्गरेट उससे कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो सबसे सुंदर औरत के साथ खड़ी है। पहले उसने सिर्फ उसके चर्चे सुने थे, लेकिन आज सच में उसने उसे देखा है और उसे पता चल गया है कि वो सच में सबसे खूबसूरत औरत है। एलिजाबेथ उसे अपना एक यंत्र दिखाती है और उससे कहती है कि ये उसके पति का यंत्र था। उसके पति का नाम फ्रांसिस था और वो अनडिफीटेबल था और कोई भी सेना उसे मार नहीं सकती थी। वो अपने एक वार से बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया करता था। वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि हंगरी में उसके चर्चे थे और जब वो उससे मिली तो उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन लोगों ने शादी करी और वो खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन जो काम दुश्मन नहीं कर सके वो एक बीमारी ने कर दिया। उसके पति को एक बीमारी हो गई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और तब से ही वो उसकी याद में तड़पती है। उसके बाद एवा मार्गरेट को उसके रूम में ले जाती है और उससे कहती है कि ये उसका कमरा है। एवा जब उस रूम को देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है। वो उससे कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कासल में जॉब मिलेगी, क्योंकि वो एक गरीब लड़की है और उसके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। वो एवा का शुक्रिया अदा करती है उसे वहाँ पे लाने के लिए और इस बात का एवा कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद एवा एलिजाबेथ से मिलने जाती है और उससे बताती है कि वो लेडी काफी सुंदर है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि वो सबसे ज्यादा गोरी है, जिसका खून उसे बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। उसके बाद वो एवा को ऑर्डर देती है उसका मेकअप करने के लिए और जब वो उसका मेकअप करने लगती है तो उसका मेकअप खत्म हो जाता है। ये देख के एलिजाबेथ उसकी उंगली से निकलते खून को लेती है और अपने होठों पे लगा लेती है। वो उससे कहती है कि उसका खून ही उसका मेकअप है। उसके बाद एलिजाबेथ मार्गरेट को डिनर के लिए इनवाइट करती है और जब मार्गरेट वहाँ पे आती है तो देखती है कि टेबल पे ढेर सारे खाने पड़े हैं, जिसे देख के वो काफी खुश हो जाती है कि वो पहली बार इतने सारे खाने देख रही थी। वो उसे खा के काफी खुश होती है और एलिजाबेथ से कहती है कि उसका पेट भर गया, लेकिन एलिजाबेथ उसे जबरदस्ती और खाने के लिए कहती है। एलिजाबेथ मार्गरेट से पूछती है कि क्या उसे किसी शादी का ऑफर आया है, तो मार्गरेट उसे बताती है कि एक लड़का है जिसका नाम लूकस है। उसने उसे शादी का ऑफर दिया है और वो उससे शादी भी करना चाहती है। वो एलिजाबेथ को ये भी बताती है कि उसकी बहन को भगवान के शरण में भेज दिया गया था और उसके माता पिता चाहते थे कि वो भी वहीं पे चली जाए, लेकिन उसने उसकी जॉब स्वीकार करी और वो यहाँ पे आ गई जॉब करने के लिए। ये सुनकर एलिजाबेथ खुश होती है और उससे कहती है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसने उसका इन्विटेशन स्वीकार किया और वो वहाँ पे आ गई। उसके बाद एलिजाबेथ अपनी नौकरानी से कहती है कि वो हनी लेकर आए और वो हनी उन दोनों को सर्व करती है और वो दोनों उसे खाते हैं। वहीं पे एलिजाबेथ के डॉग्स भी होते हैं जो कि वो हनी खाया करते हैं। एलिजाबेथ मार्गरेट से कहती है कि हनी उनके ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो हमेशा हनी खाया करती है और अपने नौकरों को भी हनी खिलाती है। उसके बाद एलिजाबेथ मार्गरेट को सोने के लिए उसके रूम में भेज देती है। वहाँ पे मार्गरेट एवा से पूछती है कि यहाँ पे और भी जवान लड़कियां हैं, तो एलिजाबेथ उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों नहीं करती जैसा वो उसके साथ कर रही है। एवा उससे कहती है कि वो इस बारे में उसे नहीं बता सकती और तभी उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, तो मार्गरेट उससे कहती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एवा उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो चुपचाप जाके सो जाए और मार्गरेट उसकी बात मान लेती है और सो जाती है। उसके जाने के बाद वो उठती है और कैंडल लेके बाहर जाती है वहाँ पे देखने के लिए। वह एलिजाबेथ अपनी डायरी में अपनी 643 विक्टिम का नाम लिखती है, जिसका नाम था जॉर्जियाना। उसने जॉर्जियाना को अपने नौकर से बंधवा रखा था और उसके मुंह पे हनी डलवा के वो अपने कुत्तों को छोड़ देती है, जिससे उसके कुत्ते उसे काट खाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। एवा भी उसमें उसका साथ दे रही होती है क्योंकि उसके पास कोई और चारा होता ही नहीं है सिवाय अपनी मालकिन की बात मानने के। अगली फिर मार्गरेट और एवा महल का काम कर रही होती है, जहाँ मार्गरेट एवा से पूछती है कि आखिर एलिजाबेथ इतनी फेयर कैसे है, इसके पीछे जरूर कोई राज है जो वो जानना चाहती है। सुन के एवा उससे कहती है कि वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे और अगर वो फालतू की बात करेगी तो उसे सजा मिल सकती है। तभी गलती से एवा से इंक गिर जाती
है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है क्योंकि वो खून था। मार्गरेट देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर इस दवात में खून क्यों है। तो एवा के पास कोई भी जवाब नहीं होता। वो उसकी उंगली देखती है जिसके अंदर से खून निकल रहा था, तो वो उसे अपने रूम में ले जाती है और उसकी उंगलियां स्टिच करती है। उसका काइंड जेस्चर देख के वो लड़की एवा को बहुत ज्यादा पसंद आती है। एवा उससे पूछती है कि वो उसे बता देगी आखिर रानी ऐसी क्यों है, तो वो उससे कहती है कि उसे यहाँ से चलना चाहिए। मार्गरेट उससे कहती है कि उसका घाव बहुत ज्यादा गहरा है, इसीलिए वो एलिजाबेथ से कहेगी कि वो डॉक्टर को बुलाए ताकि उसका इलाज हो सके। वो एवा को लेकर एलिजाबेथ के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाए। ये सुन के एलिजाबेथ को गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे ऑर्डर दे रही थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और उससे कहती है कि वो डॉक्टर को जरूर बुलाएगी। जब मार्गरेट वहाँ से जाती है तो वो एवा से कहती है कि अब इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। एवा एलिजाबेथ से कहती है कि वो लड़की काफी नोबल है तो उसे उन्हें छोड़ देना चाहिए, उसका नेचर बहुत ही अच्छा है और वो अपनी लाइफ जीना चाहती है। ये सुन के एलिजाबेथ को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि उन्हें रहम नहीं करना है। क्या वो भूल गई जब उसका पति मरा था तो वो काफी ज्यादा वीक हो गई थी और उसने अपने आप से प्यार करना ही बंद कर दिया था। वो इतनी ज्यादा फेड हो गई थी कि उसकी स्किन डल होने लगी थी, लेकिन तभी वो उसके पास आई और उसको गलती से हर्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसने उसे दोबारा हर्ट किया और उसके शरीर से खून निकला जो कि उसके मुंह पे आ गिरा और उसके गिरते ही वो धीरे धीरे जवान होने लगी। इससे वो समझ गई थी कि उसकी स्किन ये और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर का चमत्कार था, क्योंकि वो जान गई थी कि जवान लड़कियों के खून से वो जवान दिख सकती है। इसीलिए उसने कई सारी लड़कियों को मारा और उनका खून अपने शरीर पे लगाया और आज इतनी बूढ़ी होने के बावजूद भी वो जवान दिखती है। ये सुन के एवा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो जॉर्जिया की लाश के पास जाती है उसे ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन तभी वो देखती है कि जॉर्जिया अभी जिंदा है। ये देख के वो अपने नौकरों से कहती है कि वो इसकी जान बचा लें। तभी मार्गरेट ईवा के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ईवा उससे कहती है कि वो उसके साथ चले। उसे वो लड़की दिखाती है और उससे कहती है कि उसके साथ भी यही हाल होने वाला है। अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी उसे यहाँ से तुरंत भागना होगा, वरना वो लेडी उसे भी मार डालेगी। वो खूबसूरत लड़कियों को अपने कासल में बुलाती है और एक एक करके उन्हें मार डालती है, क्योंकि उनके खून से वो बहुत ज्यादा जवान दिखती है। इस उनके मार्गरेट उसकी बात पे यकीन नहीं करती तो वो उसे बेसमेंट में लेकर जाती है, जहाँ पे वो कई सारी लड़कियों को बंधा हुआ देखती है जिनकी लाशें वहाँ पे पड़ी थी। ये देख के उसे यकीन हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एलिजाबेथ आ जाती है जो कि उन दोनों को पकड़ लेती है। वो मार्गरेट को कैद कर लेती है और उसके मुंह भी सिल देती है ताकि जब उसे दर्द हो तो वो चिल्ला ना सके। वो मार्गरेट से कहती है कि उसका इस महल में स्वागत है और अब वो उसका खून लेगी ताकि वो और भी ज्यादा जवान दिख सके। वो उसे बताती है कि उसने एवा को मार डाला है और अब उसकी बारी है मरने की। तभी वो अपने डायरी में लास्ट नाम मार्गरेट का लिखती है और उसके बाद वो उसे एवा की लाश दिखाती है, जिससे वो काफी डर जाती है। फिर वो एक चाकू उठाती है और मार्गरेट का गला काट देती है। इधर जॉर्जिया अब ठीक हो जाती है और वो अपने आप को छुड़ा लेती है। इधर लड़की जो कि जिंदा थी वो बहुत ही ठीक हो गई थी और वो एलिजाबेथ के रूम में जाके उसकी डायरी को चुरा लेती है। वो भाग के तुरंत लॉ के पास जाती है ताकि वो उन लोगों से मदद मांग सके और इधर एलिजाबेथ मार्गरेट को उल्टा लटका देती है और उसके कटे हुए गले से ढेर सारा खून निकल रहा होता है। उसके नीचे उसने बाथ टब रखा होता है जिसके अंदर जाके वो उसके खून से नहाती है। वो ऑफिसर जब उसकी डायरी को देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और जॉर्जिया का बयान सुन के उन्हें यकीन हो जाता है कि वो सच में ऐसा कर रही थी। वो तुरंत अपने गार्ड्स को भेजते हैं एलिजाबेथ को पकड़ने के लिए और वो लोग उसके महल में दाखिल हो जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। कोर्ट में एलिजाबेथ को पेश किया जाता है तो वो उसे सजा सुनाता है, जहाँ पे एलिजाबेथ को दीवार में चुनवा दिया जाता है और उसे यही सजा मिली थी। फिर हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि अपना ही खून लगा के काम चला रही थी और वो दीवारों के अंदर रह के बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो गई थी और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी जो सच्ची घटना पे आधारित है। एलिजाबेथ सच में थी जो कि हंगरी की बहुत ज्यादा रिच वुमेन थी और उसका पति एक योद्धा हुआ करता था। उसकी स्किन को ईश्वर ने काफी चमत्कारी बनाया हुआ था। ईश्वर के चमत्कार से उसकी स्किन पे जब खून पड़ता था तो वो जवान लगती थी, इसलिए वो जवान वर्जिन लड़कियों को लाती थी ताकि वो उन्हें मार के उनके खून से नहा सके, जिससे कि वो और भी ज्यादा जवान दिखती थी। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 2 एपिसोड 3 के बारे में, जिसका नाम है द घोस्ट इन द एटिक। तो ये सच्ची घटना पे आधारित कहानी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जर्मनी 1992 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे एक फैमिली हिंटरकाइफेक नाम की जगह पे रहती थी। वहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने फार्म में काम कर रहा था और उसके बाद वो घर के अंदर जाता है और म्यूजिक चलाता है। फिर वो अपने लिए चाय प्रिपेयर करता है और उसे बैठ के पीता है। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि वो एक रुमाल की मदद से ये सब कर रहा था ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स उस घर में ना लग सके। तभी एक डाकिया वहाँ पे आता है जो कि उस फैमिली के लिए एक लेटर लेकर आया था। वो दरवाजे पे पहुंच के डोरबेल बजाता है लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता। दरवाजे के बाहर उसे और भी लेटर दिखाई देते हैं जो कि वो पहले रख के गया था, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि किसी ने भी उस लेटर को रिसीव नहीं किया था। इससे उसे लगता है कि शायद कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन जब अंदर मौजूद बंदा अपना औजार उठाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वो डाकिया वहाँ से चला जाता है, इसीलिए वो उस पर हमला नहीं करता। उसके बाद हमें उस घर में कुछ लाशें
दिखाई जाती हैं, जिन्हें उस आदमी ने जान से मार डाला था। यानी दोस्तों, जो आदमी स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो एक कातिल है और उसने पूरी फैमिली को जान से मार डाला था। इस कत्ल की खबर जब पुलिस को पहुंचती है तो इंस्पेक्टर जॉर्ज को वहां पे भेजा जाता है ताकि वो उस केस की अच्छे से तहकीकात कर सके। वो वहां पे आके देखता है कि गांव वालों ने क्राइम सीन को घेर रखा है, तो वो ऑफिसर एनसर को डांटता है और उससे कहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एनसर उससे कहता है कि उसके गांव के लोग ऐसे ही हैं। उसने उन्हें रोकने की कोशिश करी लेकिन वो लोग नहीं मान रहे। ये सुन के इंस्पेक्टर उससे कहता है कि अगर उन्होंने कुछ भी छेड़छाड़ करी तो वो सबको गिरफ्तार कर लेगा। ऑफिसर इंस्पेक्टर जॉर्ज को बताता है कि मर्डर वेपन जो था वो मैडक था, जो कि एक इक्विपमेंट है और वो फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है। उस कातिल ने उसी सबको मार डाला है। ऑफिसर पूछता है कि आखिर वो औजार कहाँ पे है, तो वो उससे कहता है कि वो कातिल उसे अपने साथ ले गया है, क्योंकि क्राइम सीन पे उन्हें कहीं पे भी वो औजार नहीं मिला। इस घर की पहले जो हाउसकीपर थी उन्होंने उससे पूछताछ करी थी और उसने बताया था कि इस घर में वो औजार मौजूद था। इंस्पेक्टर जॉर्ज उससे कहता है कि उनको किसी भी हाल में उस कातिल को पकड़ना होगा। ऑफिसर उसको बताता है कि उसे लगता है कि शायद किसी भूत ने किया है, क्योंकि इस गाँव में बहुत ज्यादा भूत रहते हैं जो कि मर्डर्स करते रहते हैं। इंस्पेक्टर सुन के हंसता है और उससे कहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। फिर हमें 4 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ बताया जाता है कि आखिर उस घर में हुआ क्या था। दोस्तों, उस घर में एंड्रियास नाम का आदमी अपनी बीवी के साथ रहा करता था। उसकी बहू का नाम विक्टोरिया था, जिसके 2 बच्चे थे जिनके नाम थे सिली और जोसेफ। एंड्रियास का बेटा वॉर में मारा गया था, जिसकी वजह से विक्टोरिया विधवा हो गई थी। तभी विक्टोरिया को सिली के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो कैंडल लेके उसके रूम में जाती है। उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ, तो सिली उसे बताती है कि उसने अभी एक भूत को देखा। उसकी माँ उससे कहती है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है और वो उसके लिए उसका क्लोजेट खोल के भी दिखाती है जहाँ पे भूत मौजूद नहीं था। तभी वो क्लोजेट अपने आप बंद हो जाता है, जिससे उसकी बेटी काफी डर जाती है। विक्टोरिया बाहर निकलती है और देखती है कि खिड़की खुली हुई है, जिसकी वजह से हवा अंदर आ रही थी और वो दरवाजा उसी से बंद हुआ था। वो अपनी बेटी को ये बात समझाती है और उससे कहती है कि वो आराम से सो जाए, यहाँ पे कोई भूत नहीं है जो कि उसे परेशान करेंगे। अगली सुबह एंड्रिया जब लकड़ी काट रहा होता है तो अचानक उसे कहीं से आवाज आती है। जब वो वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। तभी हम देखते हैं कि उसके घर के अंदर कोई है जो कि उस पे नजर रख रहा है। ये देखिए एंड्रियास अपने शेड में जाना चाहता है लेकिन उसके बाहर ताला लगा हुआ था। वो चाबी लेने के लिए घर के अंदर जाता है और सबको बहुत डांटता है। वो उनसे कहता है कि उसकी चाबी खो गई है और ये जरूर सिली का काम है, क्योंकि वो ही अक्सर उसके सामान के साथ छेड़छाड़ करती रहती है। ये सुन के विक्टोरिया अपनी बेटी को डिफेंड करती है और अपने ससुर से कहती है कि वो उसकी बेटी पे ना चिल्लाए, क्योंकि असली मर्द वही है जो कि औरतों पे चिल्लाया नहीं करते। ये सुन के उसका ससुर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो उसे बताएगा कि असली मर्द कौन है। तभी एंड्रियास की बीवी उसे वो चाबी लाके दे देती है और उसे वहां से भगा देती है। दोस्तों, हम यहाँ देख पाते हैं कि एंड्रियास से सभी लोग डरा करते थे और एंड्रियास बहुत ही अग्रेसिव था, जो कि मारा पीटा भी करता था। तभी उनके दरवाजे पे कजीला नाम की एक हाउस कीपिंग लेडी आती है, जिसे विक्टोरिया ने बुलाया था अपने काम में हाथ बटाने के लिए। वो अपनी सास से कहती है कि 6 महीने से वही घर का काम करे जा रही है, जिसकी वजह से वो थक गई है, इसीलिए उसे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था और उसने कजीला को बुलाया है ताकि वो उसका हाथ बटा सके। उसकी सास उसे वहाँ पे रहने के लिए अलाउ कर देती है और विक्टोरिया कजीला को अंदर बुलाती है और उसे सारे काम समझा देती है। वो उसे अस्तबल में लेके जाती है और उससे कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे वुल्व्स रहते हैं जो कि उनके जानवरों पे हमला करते रहते हैं, तो उन्हें रात को जानवरों को खुला नहीं छोड़ना है। जो भी जानवर उसे खुले हुए दिखाई दे वो उसे अंदर ला के रख दे। तभी कजीला को उसके घर के बाहर से कुछ आवाज आती है, तो विक्टोरिया उससे कहती है कि जरूर वहाँ पे कोई डियर होगा जो कि आवाज कर रहा होगा। फिर उसे ट्रेन की आवाज आती है, तो वो उससे पूछती है कि ये ट्रेन तो बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो विक्टोरिया उससे कहती है कि एंड्रियास ने उनके घर के चारों तरफ फेंसिंग कर दी है, तो अगर ट्रेन से कोई भी उतरता है तो वो उनके घर में दाखिल नहीं हो सकता। दोस्तों, हम वहाँ पे उसी कातिल को देखते हैं जो कि उन पे नजर बनाए हुए था। रात को सभी बैठ के डिनर टेबल पे डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे सिली कजीला से कहती है कि क्या वो भी उनके पिछली हाउसकीपिंग की तरह छोड़ के चली जाएगी। तो कजीला उनसे कहती है कि वो ऐसा नहीं करने वाली। सिली उसे बताती है कि यहाँ पे ढेर सारे भूत हैं जो कि उसे दिखाई दिया करते थे, इसीलिए वो यहाँ पे काम छोड़ के चली गई। सिली की माँ उससे कहती है कि घोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो वो उसे बताती है कि उसने घर के बाहर किसी के फुटस्टेप्स सुने थे और उसने कुछ फुटप्रिंट्स भी देखे हैं जो कि उनके बांध की तरफ जाते हैं। ये सुन के एंड्रियास कहता है कि वो फुटस्टेप उसने भी देखे हैं और उसे पक्का यकीन है कि वो फुटस्टेप किसके होंगे। वो जरूर उसके माँ के होंगे जो कि वहाँ पे रंगरलियां मनाने जाती होगी। ये सुन के वो हाउसकीपर काफी हैरान हो जाती है कि विक्टोरिया का ससुर उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा था। सिली उसे बताती है कि वो अपने पिता की बेटी है, लेकिन उसका जो भाई है उसकी आंखों का कलर अलग है और वो किसी और का बेटा है, इसीलिए दादा उसकी माँ से चिढ़ते हैं और उसे हमेशा डांट लगाते हैं। ये सुन के
फजीला हैरान हो जाती है क्योंकि उस बच्ची को सब कुछ पता था। इधर सिली सो नहीं पा रही होती है तो उसकी माँ उसके पास आके उसे सुलाने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि वो इतनी भूतों की बातें करती है तो वो सो कैसे पाएगी, और भूत जैसी कोई चीज नहीं होती तो वो आराम से सो जाए। सिली उसे बताती है कि उसने अभी स्टेबल से कुछ आवाजें सुनी है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है तो विक्टोरिया अपनी बेटी से कहती है कि उन्हें बाहर चलना चाहिए और बाहर जो भी जानवर उनके मौजूद हैं वो उन्हें अंदर कर देंगे ताकि वो उन्हें खा ना सके। विक्टोरिया अपनी बेटी को लेकर बांध में पहुंचती है और उसे दिखाती है कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है, लेकिन तभी वो कातिल उनके सामने आ जाता है और उन दोनों को जान से मार डालता है। एंड्रिया जब विक्टोरिया के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो लैंप लेके बाहर जाता है और वो कातिल उस पर भी हमला करके उसे जान से मार डालता है। अपने पति की आवाज सुन के वो बूढ़ी लेडी भी बाहर आती है उसे देखने के लिए। वो उसे जमीन पे गिरा हुआ पाती है जिससे वो काफी डर जाती है और तभी वो कातिल उसके सामने आके उसे भी जान से मार डालता है। वो उनकी लाशों को घसीट के बांध में ले जाता है और वहीं पे फेंक देता है और उसके बाद वो उनकी नौकरानी के पास जाता है उसे मारने के लिए। वो नौकरानी सोने से पहले बुक पढ़ रही होती है, लेकिन जब वो उस कातिल को देखती है तो वो काफी डर जाती है। उसके बाद वो कातिल उस छोटे लड़के के पास जाता है और उसे देखने लगता है और उसे भी उस औजार से बुरी तरह पीट के मार डालता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे जॉर्ज उस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। जब क्राइम सीन पे पहुंचता है तो वहाँ पे वो लॉरेंस नाम के आदमी को देखता है जो कि विक्टोरिया की लाश के पास कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जॉर्ज उसे उठा के हटाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो क्राइम सीन को छेड़छाड़ क्यों कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि वो अपने बेटे को ढूंढ रहा है। इसे जॉर्ज समझ जाता है कि जरूर विक्टोरिया का चक्कर लॉरेंस से चल रहा था और विक्टोरिया का जो छोटा बेटा था वो लॉरेंस का ही था, इसीलिए वो अपने बेटे को वहाँ पे ढूंढ रहा था। उसके बाद वो घर के अंदर जाता है और छानबीन करता है जहाँ वो ऑफिसर से विक्टोरिया के पति के बारे में पूछता है। ऑफिसर बताता है कि उसका पति वॉर के दौरान मारा गया था, लेकिन मरने के बाद उसकी ना कोई बॉडी मिली और ना ही कोई नामो निशान मिला। जॉर्ज उससे कहता है कि शायद उसका पति ही कातिल हो सकता है, क्या पता वो बहुत दिनों बाद अपनी फैमिली को देखने के लिए वापस आया हो और उसने देखा हो कि विक्टोरिया का एक और लड़का है जो कि उसका नहीं था बल्कि उसके पड़ोसी का था। इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने पूरी फैमिली को मार डाला। जॉर्ज उसे ये भी बताता है कि कातिल कोई और भी हो सकता है। एक अमेरिकन आदमी था जो कि ट्रेन से ट्रैवल किया करता था और वो ट्रेन से बीच में उतर के लोगों के घर जाता था और उन्हें जान से मार दिया करता था। पिछले ही हफ्ते वो जेल से फरार हुआ है और ये उसका काम भी हो सकता है। उसके दिमाग में उस घर की पुरानी हाउसकीपर भी एज अ कातिल नजर आती है क्योंकि जब वो वापस आई होगी तो उसने देखा होगा कि उन्होंने दूसरी हाउसकीपर रख ली है, जिसकी वजह से उसे काफी गुस्सा आया होगा और उसने उन्हें मार दिया होगा। जॉर्ज को इन तीनों पे शक होता है कि इन तीनों में से कोई भी कातिल हो सकता है। अगले दिन जब वो क्राइम सीन पे होता है तो वहाँ पे लॉरेंस आता है और उससे कहता है कि उसे अपने बेटे से मिलना है। ये सुनकर जॉर्ज उसे अंदर अलाउ कर देता है और उसे उसका बेटा दिखाता है, जिसे देख के लॉरेंस रोने लगता है क्योंकि उसका बेटा मर चुका था। जॉर्ज उससे पूछता है कि वो पिछली बार विक्टोरिया से मिलने कब आया था, तो वो उसे बताता है कि वो पिछले हफ्ते ही उससे मिला था। ये सुनकर जॉर्ज को उस पर भी शक होने लगता है क्योंकि दरअसल जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और उसकी नजर में कोई भी कातिल हो सकता है। वो अपने ऑफिस में ऑफिसर को बताता है कि लॉरेंस भी वो कातिल हो सकता है क्योंकि उसे ये बात पता थी कि विक्टोरिया का ससुर भी उसके साथ गलत किया करता था, इसीलिए उसने उसकी फैमिली को ही जान से मार डाला। ऑफिसर उससे पूछता है कि उसने अपने बेटे को क्यों मारा, तो जॉर्ज बताता है कि उसने अपने आप को जान से बचाने के लिए अपने बेटे को भी मारा क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारता तो पुलिस का सीधा शक उसी पे जाता। मारते समय वो अपने बेटे को ध्यान से देख नहीं पाया था, इसीलिए वो दोबारा आया उसकी लाश को देखने के लिए और उनके सामने उसने एक्टिंग करी कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। दोस्तों, पुलिस की नजर में वो 4 लोग कातिल हो सकते थे, लेकिन वहाँ पे कातिल का कोई भी सबूत मौजूद नहीं था जिससे साबित हो सके कि कातिल कौन है। दोस्तों, ये केस सालों साल चलता रहा लेकिन कातिल पकड़ा नहीं गया क्योंकि सबूत न होने के कारण पुलिस बिल्कुल भी ये पता नहीं लगा पा रही थी कि किसने वो मर्डर्स किए हैं। अंत में हार मानकर जॉर्ज को भी ये केस छोड़ना पड़ा क्योंकि उसने बहुत कोशिश करी थी इस केस को सॉल्व करने की, लेकिन ये केस सिर्फ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन के रह गया। 2007 में एक स्टूडेंट ने इस केस को सॉल्व कर दिया था, लेकिन उसने उस कातिल का नाम सीक्रेट रखा और उसके बारे में सिर्फ फैमिली के रिलेटिव्स को बताया। अब वो इस मामले में सही था या गलत ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे संगीन केस था जहाँ पे कोई भी सबूत मौजूद नहीं था जिससे पता लग सके कि कातिल कौन है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 2 एपिसोड 4 के बारे में, जिसका नाम है प्राग क्लॉक द कर्स ऑफ ओरलॉज। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्राग की एक क्लॉक दिखाई जाती है जिसके नीचे एक बच्चा आता है और वो ऊपर की तरफ देखने लगता है। जब वो क्लॉक के अंदर जाता है तो देखता है कि क्लॉक पूरी तरह बंद हो गई है और उसके अंदर उसके पिता की लाश लटकी हुई थी जिन्होंने वो क्लॉक बनाई थी। उसके पिता का खून उसके ऊपर गिरता है क्योंकि वो क्लॉक के अंदर फंस चुके थे और उनके हाथ की रिंग छूट के कहीं पे गिर जाती है। फिर हमें 1470 ईयर दिखाया जाता है जहाँ पे हम क्रिस्टोफ नाम के आदमी को देखते हैं जो कि प्राग में रहा करता था। उसने वहाँ पे 2 आदमियों को बुलाया हुआ था जिनका नाम था दिर्विक और जैन, और वो दोनों क्लॉक मेकर थे जो कि क्लॉक्स को रिपेयर भी किया करते थे। वो दोनों जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो अपने सामने वो ढेर सारी लाशों को देखते हैं क्योंकि प्राग एक प्लेग से गुजर रहा था और बहुत सारी मौतें वहाँ पे हो
रही थी। उन्हें किंगस्टॉफ मिलता है जो कि उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ पे बुलवाया है इस क्लॉक को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये क्लॉक बहुत ही कर्स्ड है और जब ये ठीक हो जाएगी तो प्लेग भी यहाँ से चला जाएगा। वो दोनों जब उस क्लॉक को देखते हैं तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड थी और वो दोनों किंगस्टॉफ से कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो इसे ठीक कर देंगे। किंगस्टॉफ उससे कहता है कि वो इस क्लॉक को ठीक करते समय संभल के रहें, क्योंकि ये कर्स्ड क्लॉक है तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। जैन उससे कहता है कि उन्हें और भी आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो किंगस्टॉफ उन्हें बताता है कि वो चिंता ना करे, उसने और भी आदमियों का इंतजाम कर दिया है। दिमित्री ऊपर जाके उस क्लॉक को चेक करता है और जब वो उस क्लॉक को छूता है तो अचानक उसका हाथ जलने लगता है। ये देख के उसे काफी अजीब लगता है और वो जख्मी हो जाता है। जैन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो लोग इस क्लॉक को जल्दी ठीक कर लेंगे। वो अपने रूम में जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि वो लोग उसे कैसे ठीक करेंगे। जैन उन्हें कहता है कि उन्होंने एक से एक क्लॉक्स को ठीक कर रखा है, तो ये क्लॉक उनके सामने कुछ भी नहीं है और वो इसे जरूर ठीक करेंगे। दिर्विक उससे कहता है कि ये आम क्लॉक नहीं है, बल्कि एक क्लॉक के अंदर सैकड़ों क्लॉक है जिन्हें उन्हें ठीक करना होगा, और अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहते हैं तो वो इस कर्ज को नहीं तोड़ पाएंगे। अगली सुबह क्रिस्टोफ वहाँ पे कुछ आदमियों को भेजता है जो कि उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आते हैं। उन मजदूरों का मालिक उनसे कहता है कि उसके मजदूर ऐसे काम नहीं करेंगे, ये क्लॉक कर्स्ड है और इसमें उनकी जान को खतरा है, इसीलिए वो उन्हें डबल पैसे दे ताकि वो और अच्छी तरह काम कर सकें। ये सुन के जैन मान जाता है और उनको काम पे लगा देता है। मजदूरों का मालिक जैन से कहता है कि ये क्लॉक कभी रीस्टोर होना ही नहीं चाहती है, क्योंकि जो कोई भी इसे यहाँ पे ठीक करने आता है वो मारा जाता है, क्योंकि ये क्लॉक खुद को ठीक करना चाहती ही नहीं है। जैन उससे कहता है कि वो इस अंधविश्वास पे यकीन नहीं करता और उसके सामने ही वो इस क्लॉक को ठीक करके दिखाएगा। जब डिर्विक ऊपर काम कर रहा होता है तो वो क्लॉक को हाथ लगा देता है, जिससे वो क्लॉक उसे कुछ हेलुसिनेशन करवाती है, जिसकी वजह से वो जान पाता है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था। ये देख के डिर्विक नीचे गिर जाता है और क्लॉक उसे होल्ड कर लेती है। उसे बचाने के लिए सभी लोग आगे बढ़ते हैं और क्लॉक के अंदर एक डंडा लगा देते हैं, जिससे डिर्विक की जान बच जाती है और जैन उसे लेके अपने रूम में जाता है। जैन किंगस्टॉफ से कहता है कि उसे उसका भाई प्यारा है और वो उसे मारना नहीं चाहता, इसीलिए वो लोग इस कर्स्ड क्लॉक को ठीक नहीं कर सकते और वो किसी और को देख ले। किंगस्टॉफ उससे कहता है कि उनके अलावा इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता और वो उसे ठीक करने के लिए दुगने पैसे देने के लिए तैयार है। ये सुन के जैन मान जाता है और दिर्विक के पास जाके उसे खुशखबरी देता है। अगली सुबह दिर्विक वहाँ पे काम कर रहा होता है, जहाँ पे उसे एक रिंग मिलती है जो कि उसी आदमी की थी जिसने उस क्लॉक को बनाया था। जैन उसे बताता है कि उनका पे अब डबल हो गया है, तो उन दोनों को अकेले ही इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी मजदूर काफी डर गए हैं और वो लोग यहाँ पे काम नहीं करना चाहते। दिर्विक उससे कहता है कि उसने इस क्लॉक में काफी हॉरिबल थिंग्स देखी हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ये क्लॉक कर्स्ड है। उसे वो रिंग भी दिखाता है जो उसे वहाँ पे मिली थी और जैन उसे अपने पास रख लेता है। जैन जब उसका हाथ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई काफी ज्यादा इन्फेक्ट हो चुका है, इसकी वजह से वो उससे कहता है कि उन्हें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। तभी दिर्विक की आंखें सफेद हो जाती हैं और वो उस पे हमला कर देता है और किसी तरह जैन अपने आप को बचाता है और उसे शांत करवाता है। ये देख के जैन को लगने लगा था कि शायद उसका भाई पोजेस हो गया है। वो किंगस्टॉफ को इस बारे में बताता है तो किंगस्टॉफ उसके भाई को देखने के लिए आता है। उसे बताता है कि उसका भाई भी प्लेग का शिकार हो गया है और उसकी जान बचाने के लिए उसे उसका एक हाथ काटना पड़ेगा ताकि वो इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में ना फैल सके। जैन उससे कहता है कि उसके भाई को कोई सिकनेस नहीं थी और अचानक यहाँ पे आने के बाद उसे ये सब कैसे हो गया। किंगस्टॉफ उससे कहता है कि ये सब प्लेग ने किया है और अगर उसे अपने भाई की जान बचानी है तो उसे वो क्लॉक ठीक करनी होगी, क्योंकि वो क्लॉक कर्स्ड है जिसकी वजह से वो प्लेग यहाँ पर आया है और अगर वो क्लॉक ठीक हो जाएगी तो वो प्लेग यहाँ से चला जाएगा। जैन उससे कहता है कि उसे इन बातों पे विश्वास नहीं है, तो वो उससे कहता है कि अगर उसे अपने भाई की जान बचानी है तो उसे ये करना ही होगा, क्योंकि पूरे प्राग को उसकी जरूरत है और अगर वो ऐसा करता है तो वो उनका हीरो बन जाएगा। वो उसे बताता है कि जिसने भी एक क्लॉक बनाई थी वो एक मास्टरपीस बनाई थी और उसके बाद राजा ने उसकी आंखें निकालने के लिए कही, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऐसी क्लॉक दोबारा कहीं पे बने। उसने अपने सैनिकों से कह के उसकी आंखें निकाल ली ताकि वो फिर से ऐसी मास्टरपीस ना बना पाए। वो मेकर इस नाइंसाफी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और इसी क्लॉक में जाकर उसने अपनी जान दे दी और तब से ये क्लॉक बंद है और इसे कोई भी ठीक नहीं कर पाया है। वो उस क्लॉक मेकर का कर्ज है जिसे वो अभी तक भुगत रहे हैं और ये प्लेग भी उसी ने यहाँ पे लाया है। किंगस्टॉफ उसे ये भी बताता है कि उसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, क्योंकि क्लॉक मेकर कोई और नहीं बल्कि उसके ही पिता थे। यानी दोस्तों स्टार्टिंग में जो लड़का दिखाया गया था वो किंगस्टॉफ था और उसे पता था कि ये सब जो हो रहा है वो उसके पिता के कर्ज की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो उस क्लॉक को किसी भी हालत में ठीक करवाना चाहता था। जिस उनके जैन के पास कोई चारा नहीं था अपने भाई को बचाने के लिए, इसीलिए वो उस क्लॉक के अंदर जाता है और उससे कहता है कि वो उसे ठीक करके ही रहेगा, क्योंकि उसे अपना भाई बहुत प्यारा है और वो उसकी जान बचाएगा। वो उस क्लॉक को अच्छी तरह स्टडी करने लगता है ताकि वो उसे ठीक कर सके। तभी वहाँ पे मजदूरों का मालिक आता है जो कि उससे कहता है कि वो ये सब व्यर्थ में कर रहा है, क्योंकि इस कर्ज को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है और उसका भाई जिंदा नहीं बच सकता। वो उससे कहता है कि वो अकेले ही इसे ठीक करके रहेगा और सबको गलत साबित करेगा। वो रात तक वहाँ पे मेहनत
मेहनत करता है और उस क्लॉक को ठीक करने की कोशिश करता है। घंटों मेहनत के बाद वो अपने भाई के पास जाता है जहाँ वो उसे सोता हुआ देखता है। उसका हाथ पूरी तरह सड़ चुका था और उसके भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके पास वो उस रिंग को देखता है जो कि उसके मेकर की रिंग थी और वो उस रिंग को ले लेता है और अगली सुबह उस क्लॉक के अंदर जाता है उसे ठीक करने के लिए। वो देखता है कि यहाँ पे सभी चीज नॉर्मल है तो ये क्लॉक क्यों नहीं चल रही। तो मजदूरों का मालिक उससे कहता है कि ये क्लॉक के अंदर जान है और वो खुद नहीं चाहती कि वो चले। तभी उसे उस क्लॉक के ऊपर एक ताला नजर आता है और उसे देख के वो पहचान जाता है कि शायद वो रिंग ही उसकी चाबी है। उस रिंग को उस ताले में डालता है तो वो बिल्कुल फिट बैठती है और जब वो उसे अनलॉक करता है तो क्लॉक अपने आप चलने लगती है। ये देख के वो समझ जाता है कि उस मेकर ने इसमें कोई कर्ज नहीं किया था बल्कि उसने इसे लॉक कर दिया था और रिंग ही उसकी चाबी थी। ये खुशखबरी वो सबसे पहले अपने भाई को देने जाता है और उसे बताता है कि वो लोग जीत गए, उन्होंने वो कर्ज तोड़ दिया है और उसने उस क्लॉक को ठीक कर दिया है। तभी वो देखता है कि उसका भाई कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो किंगस्टॉफ से कहता है कि उसने कहा था कि कर्ज टूटने के बाद उसका भाई जिंदा बच जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया जिसकी वजह से उसका भाई मारा गया। उसकी वजह से वो उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गया था क्योंकि उसने कहा था कि ये सब कुछ एक कर्ज है और अगर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता तो उसका भाई जिंदा बच जाता। ये सुन के किंगस्टॉफ उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि उसने उससे झूठ बोला था, उसे पूरी प्राग की जान बचानी थी इसीलिए उसने ऐसा कहा। वो जानता था कि उसका भाई मरने वाला है और अगर वो ठीक हो जाता तो वो क्लॉक को कभी ठीक नहीं करता। जैन को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि उसने उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती करी। जैन तुरंत उस क्लॉक के अंदर जाता है और उसके ऊपर कूद जाता है जिसकी वजह से वो क्लॉक बंद हो जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। किंगस्टॉफ जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो क्लॉक फिर से बंद हो चुकी थी और उसके मुताबिक प्राग पे 2 कर्ज चढ़ गए थे जिसका वो भुगतान करने वाले थे। ये देख के वो बहुत रोता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी जहाँ पे प्राग की एक कर्ज क्लॉक के बारे में बताया गया है। जिसने उस क्लॉक को बनाया था राजा ने उसकी आंखें निकलवा ली थी ताकि वो फिर से उस क्लॉक को ना बना सके और इसीलिए वो क्लॉक मेकर वहाँ पे जाके मर गया, जिससे वो क्लॉक रुक गई और तब से ही प्राग पे ढेर सारी दुविधाएं आने लगी। जैन ने उस क्लॉक को ठीक कर दिया था जिसकी वजह से किंगस्टॉफ काफी खुश हो गया, लेकिन उसने उससे झूठ बोला था कि वो अपने भाई की जान बचा सकता है। इसीलिए जैन ने भी वही काम किया जो कि उस क्लॉक मेकर ने किया था, उसने भी वहीं पे जाके आत्महत्या कर ली जिसकी वजह से वो क्लॉक फिर से रुक गई और वो कर्ज बरकरार रहा। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में जिसका नाम है मैरी वेबस्टर द विच। दोस्तों ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है जब लोगों का मानना था कि विचेस सच में होती हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग रिलीजियस थे। वहाँ वेरिटी और एमी नाम की लड़की मैरी वेबस्टर पे नजर रख रही थी क्योंकि गाँव वालों का मानना था कि वो एक विच है और वो डीमन की पूजा करती है। वो दोनों उस पर नजर रख रही होती हैं जहाँ वो देखती हैं कि वो घर के बाहर कुछ पका रही है। वेरिटी चुपके से उसके घर में जाती है जहाँ पे उसे एक डिमोनिक बुक मिलती है जिसे वो चुरा के वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन तभी मैरी उन दोनों के सामने आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। वो उनसे पूछती है कि आखिर वो दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं, तो वो दोनों उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से तुरंत भाग निकलती हैं। दोस्तों मैरी वेबस्टर इंग्लैंड में पैदा हुई थी पर लोगों का मानना था कि वो आम बच्ची नहीं थी बल्कि वो डीमन की बेटी थी जो कि हेल से क्रॉल करते हुए धरती पर आई थी। उस गाँव के बच्चों को बताया गया था कि मैरी वेबस्टर से वो लोग दूर रहें क्योंकि वो एक ऐसी विच है जिसके पास जो कोई जाता है उसका नाश हो जाता है। वेरिटी की माँ मैरी वेबस्टर की दोस्त थी और उसने उससे उसे छीन लिया था और वेरिटी के भाई फिलिप्स का भी यही मानना था कि उनकी माँ की मौत उस विच की वजह से हुई है। इसकी वजह से उन लोगों ने उसकी कंप्लेन भी करी थी और उसे विचक्राफ्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसे बॉस्टन के कोर्ट में बुलाया था और उसे वहाँ पे रिलीज कर दिया गया क्योंकि कोर्ट का मानना था कि विचक्राफ्ट जैसी कोई चीज यहाँ पे होती ही नहीं है। इसी वजह से मैरी वेबस्टर वापस अपने गाँव में आ गई थी और वो उन लोगों से अलग रह रही थी। फिर हम वहाँ के एक फादर को देखते हैं जो कि मैरी वेबस्टर का बहुत बड़ा दुश्मन था और उसका भी यही मानना था कि मैरी वेबस्टर एक विच है। जब से मैरी के कदम वापस गांव में पड़े थे तब से ही वो फादर बीमार हो गया था और लोगों को ये लग रहा था कि ये उसका कर्ज है जो कि आते ही उसने उस पे रखा है। सुबह मैरी वेबस्टर वेरिटी से मिलने आती है क्योंकि वो अपना क्रॉस वहीं पे भूल गई थी। जब वेरिटी दरवाजा खोलती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आई है, तो मैरी उसे उसका क्रॉस लौटाती है और उससे कहती है कि वो उसकी माँ की चीज भी लौटाने आई है। तभी वेरिटी का भाई वहाँ पे आ जाता है तो मैरी वहाँ से चली जाती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे अपने माँ का गाउन वहाँ पे मिलता है। वेरिटी का भाई उससे पूछता है कि आखिर ये गाउन कहाँ से आया, तो वेरिटी उसे बताती है कि वो विच उसे ये गाउन देकर गई है। वेरिटी का भाई उससे कहता है कि वो उस विच से दूर रहे वरना वो लोग कर्स्ड हो जाएंगे। एक बार वो विच उनके फसलों से होते हुए गुजरी थी और उनकी फसलें मर गई थी, जिससे ये साबित होता है कि उसके पास जो कोई भी जाता है वो मर जाता है। कुछ देर बाद वेरिटी के पास एमी आती है जो कि उससे कहती है कि उसने फादर को सारी बात बता दी है और उन्हें पता चल गया है कि कल रात वो उस लेडी के घर में गए थे। वो उससे कहती है कि फादर उसे मिलने के लिए बुला रहे हैं, तो वेरिटी जाती है फादर से मिलने के लिए। फादर उससे पूछते हैं कि उसने उसके घर में क्या देखा, तो वेरिटी उसे झूठ बोलती है कि उसने उसके
उसके घर में वहाँ पे एक किताब देखी जिसके अंदर उसका नाम लिखा हुआ था, मानो कि उसने ही उस पे कर्स डाला हो। ये सुन के फादर हैरान हो जाता है और उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो वेरिटी से उसका क्रॉस छीनता है और उसे आग में फेंक देता है और उसे बताता है कि जो भी चीज उस विच ने उसे दी है वो उसे आग में जला दे। इधर मैरी उन सबसे अलग रह के आराम से रह रही थी, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि गाँव में उसे मारने की प्लानिंग चल रही है। फादर ने अपने बेटे को ऑर्डर दिया था कि वो मैरी वेबस्टर को जाके खत्म कर दे, इसीलिए वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि वो उसके साथ चलें। वेरिटी अपने भाई से कहती है कि वो शरीफ लोग हैं और वो मर्डर नहीं कर सकते, तो उसका भाई उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो अपना ख्याल रखेगा। वो रस्सी लेके वहाँ से चला जाता है ताकि वो मैरी वेबस्टर को मार सके। उसके बाद वेरिटी अपने माँ का गाउन देखती है जिसके अंदर उसे एक लेटर मिलता है जो कि उसकी माँ ने मैरी के लिए लिखा था। उसमें लिखा था कि वो गाउन उसे वो दे रही है ताकि सर्दी में उसे ठंड ना लगे। ये देख के वेरिटी समझ जाती है कि उसकी माँ मैरी की मदद किया करती थी। ये उसका मानना था कि वो कोई विच नहीं है बल्कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। वो लेटर देख के वो तुरंत मैरी के घर में जाती है उसे आगाह करने के लिए, जहाँ वो देखती है कि मैरी आराम से बाइबल पढ़ रही है। वो उससे कहती है कि वो यहाँ से चली जाए वरना वो लोग उसे जान से मार डालेंगे, लेकिन मैरी उससे कहती है कि उसे एक ना एक दिन मरना ही है और वैसे ही लोगों ने उसे चुड़ैल कह के पहले ही मार दिया है, तो अगर वो मर भी जाएगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिटी उससे कहती है कि वो उसकी बात माने और यहाँ से भाग जाए, लेकिन मैरी उसकी एक नहीं सुनती और उससे कहती है कि वो उन लोगों का सामना करेगी। तभी फादर का बेटा अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे आ जाता है और वो दोनों छुप जाती हैं। वो लोग देखते हैं कि मैरी वहाँ पे नहीं है, लेकिन तभी वेरिटी वहाँ पे आवाज कर देती है तो वो वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। मैरी जब ये देखती है तो वो समझ जाती है कि अगर वेरिटी पकड़ी गई तो वो लोग उसे भी मार डालेंगे, इसीलिए वो उनके सामने से भागने लगती है और वो लोग उसका पीछा करते हैं। वो तीनों उसे जंगलों में ले जाके बुरी तरह पीटते हैं जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है और उसके बाद वो फांसी का फंदा बना के उसे पेड़ पे लटका देते हैं, जिससे मैरी तड़पती रहती है और उसकी कोई मदद करने नहीं आता और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। वेरिटी एक पेड़ के पीछे छुप के ये सब देख रही थी, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाती क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो वो लोग उसे भी मार डालते। वेरिटी का भाई जाते वक्त वेरिटी को वहाँ पे देख लेता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे अपनी बहन की जान की परवाह थी। उनके जाने के बाद वेरिटी उसकी लाश के पास जाती है और देखती है कि उसकी सांसें नहीं चल रही और ये देख के उसे काफी सदमा लगता है क्योंकि वहाँ पे कोई विच नहीं बल्कि आम औरत मारी गई थी। वो ये बात भली भांति समझ जाती है कि वो विच नहीं थी बल्कि वो आम औरत थी जो कि अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन लोगों ने उसे विच कह के आगे बढ़ने नहीं दिया और उसे मार डाला। वो इमेजिन करने लगती है कि कल को सभी लोग उसे भी विच बुलाएंगे और उसके साथ भी वो लोग वैसा ही करेंगे जैसा मैरी के साथ किया गया है, या तो वो उसे जिंदा गाड़ देंगे ताकि उसके प्राण निकल जाएं। तभी वेरिटी का भाई उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो जंगल में क्या कर रही थी, तो वो उसे बताती है कि वो उस औरत की मदद करने गई थी क्योंकि वो कोई विच नहीं है और उनकी माँ भी उसकी मदद किया करती थी। उसका भाई उससे कहता है कि ये गांव बहुत ज्यादा रिलीजियस है और जो फादर कहते हैं वो लोग उसकी बातें मानते हैं, अगर वो लोग उसके विरुद्ध जाएंगे तो वो उन्हें भी मरवा डालेगा, इसीलिए वो चुपचाप रहे और उसकी आज्ञा का पालन करे। दोस्तों उसका भाई जानता था कि उस लेडी के साथ गलत हुआ है, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं कहता था ताकि उसके परिवार पे बात ना आए। अगले दिन वेरिटी मैरी के घर में जाती है जहाँ उसका घर सुनसान पड़ा था। वहाँ पे वो कुछ बाइबल्स देखती है जिससे वो समझ जाती है कि वो शैतान की बुक नहीं बल्कि बाइबल पढ़ती थी और वहाँ पे उसकी कैट भी होती है जिसके लिए वो खाना लाती है। उसके बाद वो जंगल में जाती है जहाँ उसे वही स्पॉट दिखता है जहाँ मैरी को लटकाया गया था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ रस्सी थी और मैरी की लाश वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देख के वो काफी डर जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसकी लाश कहाँ पे चली गई। तभी वो फादर के पास जाती है जो कि उसके हाल चाल पूछने आई थी। फादर उसे बताता है कि जब से मैरी वेबस्टर मरी है तब से उसकी हालत में सुधार आ गया है और चिकित्सक ने उसे कहा है कि वो 1 हफ्ते में ठीक भी हो जाएगा। उसके मरते ही उसका लगाया हुआ कर्ज उतर गया है और अब वो जिंदा बच सकता है। वेरिटी उससे कहती है कि ये कर्ज नहीं बल्कि उसके सारे पापों का कर्म है और आगे भी जो वो कर्म करता रहेगा उसे ऐसे ही सजा मिलती रहेगी। सुन के फादर उससे पूछता है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है, तो वो उसे बताती है कि वो जानती है कि उसने अपने बेटे से कह के उसे मरवाया है और उसकी लाश न जाने उन लोगों ने कहाँ छुपा दी। सुन के उसका बेटा उससे पूछता है कि मैरी वेबस्टर की लाश अभी भी वहीं पे लटकी होगी, लेकिन वेरिटी उससे कहती है कि वो लाश जंगल में है ही नहीं। तभी वहाँ पे मैरी वेबस्टर आ जाती है जो कि अभी जिंदा थी, क्योंकि फादर की खिड़की के बाहर आके उससे कहती है कि वो जो कर रहा है उसने बहुत ही गलत काम किया है और उसे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। ये देख के फादर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैरी वेबस्टर मर चुकी है और अचानक वो न जाने कैसे जिंदा हो गई। वो सब मानने लगते हैं कि शायद डेविल ने उसकी जान बचाई है और इसी के साथ फादर को हार्ट अटैक आता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जब मैरी वहाँ से जाने लगती है तो जख्मी हालत में वो नीचे गिर जाती है और लड़की वहाँ पे आती है उसकी मदद करने के लिए। वो उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसका ख्याल रखेगी और वो बाकी लोगों से दर मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को राजी नहीं था। वो अपने भाई से कहती है कि वो लेडी उनकी माँ की तरह ही है और वो कोई विच नहीं बल्कि एक इंसान
इंसान है तो यहाँ पे आके उसकी मदद करे, लेकिन उसका भाई उसकी मदद नहीं करता और उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। ये देख के वो सभी गाँव वालों से कहती है कि वो सभी कायर हैं और आज जो मैरी के साथ हुआ है वो किसी और औरत के साथ भी हो सकता है, तो औरतों को जागना पड़ेगा और मर्दों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, वरना वो हर औरत को विच बना के उसे जान से मार डालेंगे। दोस्तों सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर मैरी वेबस्टर जिंदा कैसे बच गई, क्योंकि उसका जिंदा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और न जाने वहाँ पे कौन आया था और उसकी रस्सी काट के गया। फिर हमें कुछ महीने बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ वेरिटी मैरी वेबस्टर के कब्र पे फूल रखती है और अब वो गांव से दूर रह रही थी मैरी वेबस्टर के घर में। लोग उसे भी एक विच मानने लगे थे और वो लोग उसका शिकार करना चाहते थे। उसके सामने हम 3 आदमियों को आते हुए देखते हैं जो कि उसे मारने आए थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी। दोस्तों पुराने जमाने में जब कोई औरत खुद का काम करना चाहती थी तो उसे विच करार दे के उसे मार दिया जाता था, क्योंकि मर्दों का ये मानना था कि औरतों को हमेशा उनके नीचे ही रहना चाहिए। मैरी वेबस्टर भी कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक आम औरत थी और उसके पति के मर जाने के बाद लोगों ने उसका फायदा उठाना चाहा, लेकिन उसने लोगों को अपना फायदा उठाने नहीं दिया, इसीलिए उसे विच करार कर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 2 एपिसोड 6 के बारे में, जिसका नाम है जैक पार्सन्स द डेविल एंड द डिवाइन। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, जहाँ जैक पार्सन्स नाम के एक रॉकेट इंजीनियर थे जो कि डेविल पे विश्वास किया करते थे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 8 साल का जैक पार्सन्स दिखाया जाता है जो कि साइंस और मैजिक के बीच बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। उसे ये लगता था कि मैजिक और साइंस दोनों ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। उसने अपने कमरे में एक डिमोनिक साइन बनाया हुआ था जिसके अंदर बैठ के वो हमेशा किताब पढ़ा करता था। उसको इन सब चीजों में इतना इंटरेस्ट था कि वो दूसरी लैंग्वेज भी बोला करता था, जहाँ वो सेटन को समन करने की बात करता था। तभी अचानक उसकी कैंडल गिर जाती है और उसकी किताबों में आग लग जाती है, जिसे वो एक मैजिक समझता है और उसे लगता है कि शायद डीमन ने उसका जवाब दिया है। फिर हमें 1922 का समय दिखाया जाता है जहाँ जैक पार्सन्स अब बड़ा हो गया था और वो एक रॉकेट लॉन्च करने के लिए मॉडल तैयार कर रहा था। उसका फोरमैन एडी भी उसके साथ था जो कि उसका साथ दिया करता था। जैक का मानना था कि वो रॉकेट से मून पे जा सकते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं किया करता था। जब वो उस मॉडल रॉकेट को लॉन्च करता है तो रॉकेट आसमान में ऊपर चला जाता है, जिसे देख के उसका फोरमैन और उसका साथी हैरान हो जाते हैं और उन्हें इस बात पे यकीन हो जाता है कि वो लोग स्टार पे जा सकते हैं। उनके साथ जो आदमी खड़ा था उसका नाम फ्रैंक था और वो एक साइंटिस्ट था जो कि गवर्नमेंट के लिए काम किया करता था। उसका ये करिश्मा देख के उसने जैक और एडी को काम पे रख लिया था और उनको मौका दिया था रॉकेट लॉन्च करने का। उन लोगों को काम करते हुए 12 साल बीत गए, लेकिन तब भी वो रॉकेट लॉन्च नहीं कर पाए थे। एडी ने जैक से कहा कि अब उन्हें गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन जैक ने कहा कि वो आखिरी बार ट्राई करना चाहता है। उसने रॉकेट के आगे जाके डीमन को समन करने की बात कही और वो अलग लैंग्वेज में कुछ चैंटिंग कर रहा था। वो उनसे कहता है कि अब वो देखे कि ये रॉकेट कैसे उड़ता है और जब वो उस रॉकेट का बटन दबाता है तो वो रॉकेट आसमान में उड़ने लगता है और उसे लगने लगता है कि शायद कोई डीमन उससे कांटेक्ट करना चाहती है। वो अपने साथियों से पूछता है क्या उन्हें लाल पदार्थ नजर आया, तो वो लोग कहते हैं कि आसमान में वैसा कुछ भी नहीं था। जैक सोचने लगता है कि आखिर उसने आसमान में क्या देखा और वो अपने तब की बात याद करता है जब वो 8 साल का हुआ करता था। उसे याद आता है कि वो साइंस फिक्शन बुक से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई एक चीज मिसिंग थी जिसकी वजह से वो डीमन तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्या चीज है, लेकिन वो इस बारे में पता बिल्कुल नहीं लगा पाता। तभी उसे एलिस्टर क्राउली की बात याद आती है जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे विकेटेस्ट मैन हुआ करते जुड़ते रहे। जब जैक 24 साल का था तो वो खुद भी उस कल्ट का मेंबर बन गया था, लेकिन वो कभी क्राउली से मिला नहीं था। एक दिन उसने क्राउली को इमेजिन किया और वो उसके घर में आया, जहाँ उसने क्राउली से पूछा कि वो रॉकेट लॉन्च करना चाहता है और उसकी लाइफ में क्या मिसिंग है। तो क्राउली ने उसे बताया उसकी लाइफ में सिर्फ एक चीज मिसिंग है और वो है उसकी एंजल। उसकी बात सुन के जैक वापस उस डिजर्ट में गया जहाँ पे वो रॉकेट लॉन्च करता था और नमस्ते होकर उसने एक सैटानिक साइन बनाया और कैंडल जला के वो डीमन की पूजा करने लगा। तभी उसे वहाँ पे कुछ एहसास हुआ और अपने सामने उसने एक दृश्य देखा जहाँ पे उसने एक डीमन की तस्वीर बनते हुए देखी, जिसे देख के वो हैरान हो गया। उस तस्वीर के अंदर से लाल लाइट नजर आ रही थी, जिसे देख के वो हैरान हो गया और वहीं पे बेहोश हो गया। इस बात को 10 साल बीत गए और तब भी वो रॉकेट लॉन्च नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से फ्रैंक ने उसे और उसके फोरमैन को जॉब से बाहर निकाल दिया। रात को वो अपने रूम में गया और खूब दारू पी। तभी उससे मिलने मार्जरी नाम की एक लड़की आई, जिसे उसके दोस्त ने उसे वहाँ पे भेजा था। मार्जरी वहाँ पे काम करने आई थी और उसको वहाँ पे कोई रूम नहीं मिल रहा था, तो उसके दोस्त ने उससे कहा था कि वो पार्सन के पास जाके रह सकती है क्योंकि वो एक अच्छा
इंसान है और वो आर्टिस्ट की कदर करता है। मार्जरी जब पार्सन से मिलती है तो वो उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो रूम शेयर नहीं कर सकता। ये सुनकर मार्जरी उससे कहती है कि वो एक आर्टिस्ट है और उसे अपनी बुक भी देती है, लेकिन पार्सन उसकी नहीं सुनता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। मार्जरी उससे कहती है कि उसे लगता था कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो बहुत ही बेकार इंसान है और वो उसे अपनी शक्ल दोबारा ना दिखाए। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो मार्जरी की स्केचबुक खोलता है जहाँ पे उसे डीमन की तस्वीर नजर आती है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि डीमन ने मार्जरी को उसके पास भेजा है ताकि वो उसकी एंजल बन सके और उसके साथ रह सके, जिससे वो जो अचीव करना चाहता है वो अचीव कर लेगा। वो तुरंत मार्जरी के पास जाके उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो दोनों रूम शेयर कर सकते हैं। ये सुनकर मार्जरी उसे माफ कर देती है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जैक के मुताबिक मार्जरी सिर्फ उसका एक टूल थी ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, लेकिन मार्जरी उससे सच में प्यार किया करती थी और वो इस बात से अनजान थी कि वो उसे सिर्फ म्यूज समझता है। एक दिन मार्जरी उसकी सारी रिसर्च देखती है और उससे पूछती है कि आखिर वो मैजिक में इतना बिलीव क्यों करता है। तो वो उसे बताता है कि मैजिक के बिना वो अधूरा है और उसका मानना है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो डीमन ही करवाता है, इसीलिए वो डीमन पे विश्वास रखता है और उसका मानना है कि वो रॉकेट भी उसी की वजह से लॉन्च करेगा। वो उसे ये भी कहता है कि डीमन ने उसे उसके पास भेजा है एज अ टूल ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ये सुन के मार्जरी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ती। वो उससे कहती है कि वो उसकी दुनिया देखना चाहती है तो वो उसे अपनी दुनिया दिखाए। जैक उसे बताता है कि वो अक्सर अपने सपनों में क्या देखता है। वो कहता है कि वो एक कल्ट का मेंबर है और वो सभी लोगों को खून से लत पर डिश खिलाता है, जिससे कि डीमन उनके और भी करीब आ जाएगा और वो सारी चीजें पा सकेंगे जो वो चाहते हैं। मार्जरी सुन के बहुत ही डर जाती है और जैक से कहती है कि वो उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है। जैक उससे कहता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो फेल हो जाएगा। तो वो उससे कहती है कि वो उसका प्यार है ना कि उसका टूल, और उसने उसके डीमन को देखा है जो कि उसे पूरी तरह खा सकता है। जैक उससे पूछता है कि आखिर उसने डीमन को कहाँ पे देखा। तो वो उसे उसकी तस्वीर दिखाती है और उससे कहती है कि वो हमेशा इन सब में ही खोया रहता है, जबकि असली जिंदगी में मैजिक एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जैक उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जैक बहुत दारू पीने लगता है और वो पागल सा हो गया था। तभी उसे अपने एम के बारे में याद आता है और वो अपनी एक पुरानी किताब निकालता है जो कि उसने तब बनाई थी जब वो 8 साल का था। उस किताब में एंड में एक लड़की बनी हुई थी जो कि लाल रंग से रंगी हुई थी, और ये देख के वो समझ जाता है कि मार्जरी ही उसका एंड है। ये देख के वो मार्जरी को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उसकी जिंदगी में वापस आ जाए, क्योंकि उसने फैसला किया है कि अब वो मैजिक पूरी तरह छोड़ देगा। उसे पता चल गया है सिर्फ वो ही उसका लक्ष्य थी और अब उसे जिंदगी में कोई भी लक्ष्य नहीं चाहिए। ये सुन के मार्जरी उससे कहती है कि आखिर वो इतना बदलाव क्यों ला रहा है। तो वो उसे बताता है कि वो अब उसके मुताबिक चलेगा। वो जहाँ जाना चाहते हैं वो दोनों मिलके वहाँ पे जाएंगे और हमेशा के लिए बस जाएंगे। मार्जरी उसकी बातें सुन के समझ जाती है कि वो अब भी उसे एक मीडियम ही मानता है, इसीलिए वो उससे कहती है कि वो उसे एक और मौका दे रही है सुधरने का, और अगर अब वो नहीं सुधरा तो वो हमेशा के लिए उसे छोड़ के चली जाएगी। ये सुन के जैक अपने बेसमेंट में जाता है और डीमन की पूजा करने लगता है, जहाँ वो मरकरी का एक सोल्यूशन इजाद करता है जिससे वो उस रॉकेट को ब्लास्ट करके ऊपर भेज सकता था। वो सोल्यूशन को बीकर में रख के अपने हाथ में होल्ड करता है और उसके बाद वो ऊपर देख के अपनी चैंटिंग्स करने लगता है, जिसकी वजह से अचानक वो बीकर उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है और वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो पूरी तरह जख्मी हो जाता है। मार्जरी उससे मिलने के लिए वापस आ रही होती है और जब वो ब्लास्ट की आवाज सुनती है तो वो भाग के अंदर जाती है। जैक इमेजिन करता है कि वो उसकी रेड एंजल बन के उसके सामने आई है और वो उसे हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। जाते जाते जैक ने अपना सीक्रेट ढूंढ लिया था। वो सीक्रेट उस सोल्यूशन में था जिससे वो रॉकेट लॉन्च किया जा सकता था, और इसी के साथ उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये था लोर का लास्ट सीजन का लास्ट एपिसोड, और आपको ये सीजन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यही बताइए कि इस चैनल पे आप अगली सीरीज कौन सी देखना चाहते हैं। दोस्तों जैक पार्सन का जन्म अक्टूबर 1914 में हुआ था और वो एक अमेरिकन रॉकेट इंजीनियर था। उसने एक थैलेमाइट कल्ट ज्वाइन किया था जिसका वो मेंबर था। वो JPL नाम की कंपनी का फाउंडर भी था जिसका फुल फॉर्म था जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी। उन्होंने सबसे पहला रॉकेट इंजन का इजाद किया था और उनके रिसर्च से लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स का इजाद भी हुआ था। 17 जून 1952 में उनकी मौत हो गई थी जब वो 37 साल के थे, और उस टाइम वो सिर्फ 37 साल के थे। कुछ लोग उन्हें पागल माना करते थे कि वो डीमन पे विश्वास रखते थे, और कुछ लोगों का कहना था कि वो बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।